माता दी। मैं मनाली गोसाई आप सबकी होस्ट मेरी पूरी टीम हालता चालता शॉर्टकास्ट की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ है, इन्होंने तकरीबन 70-80 से भी ज्यादा हिंदी और भोजपुरी मूवीज में काम किया है। 200 से भी ज्यादा मूवीज के डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए उन्हीं से ही सवाल करते और सुनते हैं उनके जवाब। ये है हमारे सिकंदर खान जी। सिकंदर जी, आपका स्वागत है हालता चालता शॉर्टकास्ट में। सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं हिंदुस्तान में एक बनारस शहर है, उस शहर से आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एमपी बने, वहां से प्रधानमंत्री बने। बनारस में एक छोटा सा गांव है सुल्तानीपुर गांव। उस गांव से हमारी पढ़ाई लिखाई, 4 भाई 3 बहनें, फादर माँ, बहुत ही मिडिल फैमिली के परिवार से हम हैं। पिताजी हमारे उस वक्त मतलब कैसे हम लोगों को पालते थे, उसका एहसास जब मैं बाप बना तो मुझे पता चला। बनारस से मैं बहुत परिश्रम करते करते मैं पढ़ता था, मुझे गाने का शौक होता था। अब फिल्मों को बचपन से ही मुझे शौक था कि मुझे यार कुछ एक्टिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक दिन मैं बनारस से मुंबई आया। अब मुंबई आया तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगा, मुझे काम मिल जाएगा। अब मुंबई में मिलते मिलते लोगों से मालूम पड़ा कि फोटो खिंचवाना पड़ेगा, एल्बम बनाना पड़ेगा। एल्बम लेके ऑफिस 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 सबके ऑफिस जाते थे अपन। वो जमाना कुछ और था। मोबाइल भी नहीं होती थी किसी के पास कि अपना चीजें वही फोटो निकाल के हम लोग जाते थे। फोटो जो शूट करते थे उनको पैसा देते थे, कुछ फोटो बनवाते थे, वही फोटो लेके हम जाके घूमते थे। स्ट्रगल करते करते काफी 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 आज यहाँ तक हैं। करीब 70-80 फिल्में हिंदी भोजपुरी सब किया। पहली भोजपुरी फिल्म मुझे ऑफर हुआ था, मोहन जी प्रसाद डायरेक्टर थे। तो मैं बोला यार भोजपुरी कर लूंगा तो मुझे हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। तो वो पिक्चर, मेरा दोस्त रवि किशन आज गोरखपुर के एमपी हैं, हम बहुत करीबी दोस्त हैं और अपने गांव के आजू बाजू के ही हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। वो बिसोई गांव के हैं, हम सुल्तानीपुर गांव, मतलब मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का रास्ता होगा। तो रवि किशन के पास 3-4 बेटियां थी, तो कभी कभी देखता था हम कि यार खर्चा वर्चा कैसे चलेगा, क्या होता था। मैं ज्यादा अपने बारे में कम, रवि किशन के बारे में ज्यादा मैं सोचता था। तो मैं अपनी फील्डिंग कम करता था और दूसरों को मैं बोलता था कि यार रवि किशन को काम दे दो, यार मेरा दोस्त अच्छा हीरो है, सब कुछ है। तो मैडम वो रवि किशन को मैंने बात किया, एक ब्रिजेश त्रिपाठी थे, अभी नहीं रहे इस दुनिया में बेचारे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ब्रिजेश को बोला कि रवि किशन को काम दिला दो, अच्छा दोस्त है, करेगा वो। तब रवि किशन को भोजपुरी मिली। कुछ दिन के बाद मिला तो रवि किशन बोले मैं तो सुपरस्टार हो गया सिकंदर। बोला कहाँ पे भाई? तो बोले भोजपुरी इंडस्ट्री में। वाह गुड। तो मिल गया, हमने 10-12 फिल्में हमने रवि किशन हम लोगों ने किया। फिर मेरी जो स्ट्रगल थी मैडम, जो मैं बनने आया था, मुझे एक फिल्म मिली थी कोहराम, जिसमें अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, तब्बू, मेजर कास्टिंग, मेहुल कुमार उस वक्त फिल्में बहुत थी, बनाते थे। तो रात भर मैंने सोया नहीं, मुझे लगा कि मेरी स्ट्रगल अब खत्म हो गई, लगता मैं सेट हो गया इंडस्ट्री में। जब वो पिक्चर हम करने लगा तो एक शेड्यूल हुआ बॉम्बे में, दूसरा शेड्यूल था कश्मीर। तो अमित जी को कश्मीर में कुछ आतंकवादियों का मेरे ख्याल से अटैक हुआ था, तो अमित जी बोले कि मुझे कश्मीर नहीं जाना है। तो वो जो पोर्शन था, बहुत कुछ हम लोग का शॉर्ट हुआ, काटा गया। स्टार्टिंग हम लोग से, मुकेश ऋषि में, अली खान वगैरह सब टेरिस बने हुए हैं। वो जो चीजें थी, जो उम्मीद थी, वो नहीं हो पाया। फिर एक फिल्म मेरी कैदी, मिठुन चक्रवर्ती की, उसमें मैं सेकंड विलन था, उससे भी उम्मीद थी, उतना नहीं चला। फिर इकबाल दुरानी की फिल्म बना रहे थे, दुकान पीला हाउस के ऊपर। रंभा हीरोइन सलमान खान, वो बहुत हॉट हीरोइन थी उस जमाने में, रति अभिनेत्री, मुकेश तिवारी, विकास कलंदरी, मैं भी उसमें मैन विलन था। लगा कि अब सिकंदर तुम सेट हो गए, वो भी पिक्चर नहीं चली। तो ऐसे में सिंदूर की सौगंध, ज्वाला डाकू, मेरी अदालत, काफी पिक्चरें करता गया। फिर भोजपुरी में चला गया, भोजपुरी इंडस्ट्री तो उस वक्त ठीक थी, करोड़ों का बिजनेस करता था। चलिए पिक्चरें नहीं चली तो मैं कुछ दिन के बाद मैडम डिप्रेशन में चला गया। ओके।
डिप्रेशन मतलब कि अब खर्चे वर्चे ये सब सब चीजें, माँ बाप, गांव की गरीबी, उनको ये सब सब माइंड में चलता था। ऐसा लगता था कि नहीं, इनको मैं कैसे डेवलप करूं, मैं इतना कमाऊं कि उनकी गरीबी को दूर करूं और वो आगे कुछ खुशहाल जीवन जिए। तो मेरे अंदर वो हमेशा माँ बाप की वो टेंशन में रहता था। फिर मैंने लगा सुसाइड कर लूं, क्या कर लूं, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया, बहुत परेशान हो गया था। कोई दोस्त यहाँ पे देखा इंडस्ट्री में, जब आपको वक्त चलता है तो हर आदमी आपका दोस्त होता है। जब आपका वक्त खराब होता है ना, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करें। और वही जो आपका सच्चा दोस्त होगा वही आपको खड़ा होगा। बीच में कुछ दोस्त ऐसे रहे जो हमको फाइनेंशियली नहीं, लेकिन खाने का बहुत शौक होता था, तो खाना वाना मिला के खिला देते। वही तो सच्चे दोस्त है जी। फिर वहां से मैडम मैं स्ट्रगल कर, फिर सोचने लगा मैं क्या करूं। मैं अगर फिल्म लाइन छोड़ देता हूँ तो मैं लाइन से आउट हो जाऊंगा। मैं क्यों ना फिल्म लाइन में ही रह के मैं कुछ ना कुछ करूं। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचने लगा कि यार ये प्रोड्यूसर जो पिक्चर बनाता है, ये यहीं से पैसा आता है, ये लाइन क्या है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचने लगा तो मैंने बिहार, आसाम, उड़ीसा ऐसे ऐसे सब करते करते फिर ऑल इंडिया ऐसे करने लगा। जितने बड़े स्टार हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ये सब बिहार में हमारे 15-20 लाख रुपए में बिकते थे। इतने कम दाम में? हाँ मैडम, 15 से 20 लाख में बिकते थे। इनको करोड़ों में प्राइज देने वाला सिकंदर खान है, माँ सोना फिल्म, मेरा एक पार्टनर है राकेश कुमार, अजान फिल्म और करोड़ों रुपया प्राइज इन लोगों को देने वाला मैं हूँ। बिहार वो सेंटर था जो प्रोड्यूसरों को भी नहीं पता था। तो बिजनेस क्या होता है बिहार में, हमने करोड़ों में लोगों के प्राइस लेके गया, लोगों को दिया, प्रोड्यूसर को दिया। दबंग मेरे पास फर्स्ट था, वही सलमान खान को कोई 10-15 लाख रुपया नहीं देता था, मैं 2 करोड़ में लेके गया था। उसके बाद ओम शांति ओम शाहरुख खान की, वो 25 लाख में गई थी, 22-23-24 लाख में देवदास, वो भी लॉस था डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं 75 लाख में लेके गया, सुनील लुल्ला जी से हमारी डायरेक्ट डील हुई थी, हीरोज के जो मालिक थे। अक्षय कुमार की प्राइस, ये सब की प्राइस, अजय देवगन की प्राइस, सारी फिल्में करोड़ों में हमने वहां पे बिजनेस क्या होता है प्रोड्यूसर को दिखाया, बताया, हिसाब भी दिया। लेकिन आज मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार जितने ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये कभी भी नहीं सोचे कि यार जो 10-15 लाख का बिजनेस होता था, एक करोड़ में जो सिकंदर खान इन लोगों ने इतना बिजनेस जो दिया, ये है कहाँ, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। ये इंडस्ट्री में समझ में नहीं आया। मरने के बाद हर आदमी लिखता है, ओह बहुत अफसोस की बात है यार, आप मर गए, भगवान आपके आत्मा को शांति, हर आदमी लिख देता है। बाहर वालों को लगता है कि ये बड़े करीबी लोग हैं और बहुत एक लोग हैं, इनकी मेजोरिटी एक है। मुझे लगता है कि सब ये सब जो दिखावा है कोई एक नहीं है। यहाँ जो चल रहा है उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, जो पीछे रह गए उसको कोई देखने वाला नहीं है, जो आगे भाग रहा है उसके पीछे सब भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस इंडस्ट्री में अगर आपने हिम्मत छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कहीं के नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लगे हैं, देखिए आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार, चौथी बार तो आप जीत ही जाओगे। अब मुझे ही देख लो, आप आए तो एक्टर बनने हैं, एक्टर से डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल इंडिया पिक्चरें भी बहुत हमने किया, टुकड़े भी फिल्में किया, प्रोड्यूसर बना, गुंडा फिल्म बनाया। ऐसे लड़कियों को काम दिया जैसे एक ऑफिस बॉय होता ना, ऐसे ही आम लड़का, मतलब उसको न चलने कभी फेस, कभी उसने कोई एक्टिंग किया नहीं था। वो पिक्चर की प्राइस था 75 लाख, 1 करोड़ 34 लाख लग गया। अच्छा करने में नया है, कुछ गाना अच्छा बनाओ, लोकेशन, गाना, कास्टिंग, देश दुनियादारी, सब उसमें क्या खर्चा बढ़ते होता है। उस पिक्चर में मुझे अवार्ड मिला मैडम। ओह नाइस। हाँ, और वो अवार्ड जो लड़के को हमने कास्ट किया था, कुछ लड़के ने भी फाइनेंस किया था, उसके बाद मेरा पैसा लगा था। उसने बरेली में झूठा केस लगा दिया। क्या था वो झूठा केस? वो झूठा केस ये था मैडम कि मैं बरेली गया जी, और मैं उसको मारा, उसको गन लगाया, वहाँ एफआईआर न्यूज मीडिया चल रहा, सिकंदर खान के ऊपर एफआईआर हो गया, सिकंदर खान को यूपी पुलिस पकड़ने आएगी, ये वो। अब कोई दोस्त ऐसा था, मुझे कटिंग वटिंग भेज दिया, मैंने देखा, मुझे कुछ पता नहीं, देखा सिकंदर खान वो पूरा पेज पे फर्स्ट फ्रेंड बन गया, ये क्या यार। मैं सोचता रहा, फिर मैं बोला ये क्या, तो मैं अपना गूगल पे नंबर उस थाने का कौन क्या है निकाला, फोन किया कि मैं सिकंदर खान बोल रहा हूँ भाई।
तो बोले भाई आप आ रहे हो कि हम लेने आए? तो हम कि भाई आप आ जाओ लेने, कांग्रेस सभी की है, लेकिन क्यों, क्या बात है? जी। तो बोले आपने ऐसा ऐसा किया। बोले जीवन में बरेली हमने गया नहीं कभी, और वाकई में मैंने कभी बरेली गया नहीं था। मेरे ऊपर एफआईआर ऐसे है कि मतलब नॉन अवेलेबल, आप सोच के आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, योगी जी को मैं सारी चीजें, मैं तो मिला भी हूँ योगी जी से, अभी जब मिलूंगा कभी ये शेयर करूंगा बातें। आज वो सारे आईएएस ऑफिसर जो थे, वहां के डीजीपी थे राकेश जी, जब उनको सच्चाई बताया, उस दिन मैं एक्चुअली था फ्लाइट में, मैं पटना टू मुंबई फ्लाइट में था विथ फैमिली, जिस दिन की घटना दिखाया गया था। तो मेरे खिलाफ जो साजिश था वो झूठा था और फाइनल रिपोर्ट लगा, और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। हमने इंडस्ट्री को बहुत बारीकी से देखा है, एक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, हर चीज मैंने किया। लेकिन जो बचपना मेरा था, जो गांव में अपने गरीबी में माँ बाप के साथ वो जीवन बिताया, वो आनंद आज करोड़ों कमा के भी नहीं मिलता। वो तो है सर। आपने अभी कहा आप एक एक्टर भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो और फाइनेंसर भी, तो आपको इन चारों में से किस में मजा आता है? देखिए मैडम, जब मैं एक्टिंग करने जाता हूँ तो मुझे लगता है शाम को मुझे लिफाफा मिलेगा, तो मैं जाते ही पहले माहौल सेट कर देखता हूँ क्या क्या नहीं है। फिर जब मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, मुझे शाम को पैसा मिलता जब है ना, तो बड़ा सुकून से मैं आता हूँ। फाइनेंस मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। जैसे मेरे पास पैसा है, कोई दोस्त परेशान है, अगर वो बोलता है तो मैं उसको देता हूँ। ऐसे कुछ हमारे दोस्त हैं, सबको दिया हूँ। तो ऐसे लोगों के इंडस्ट्री में लगता है कि मैं फाइनेंस, तो मेरा कोई प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है। वो कुछ ऐसे चंद दोस्त हैं जिसमें मेरा लेन देन रहता है। जब दबंग की सक्सेस पार्टी था तो डिस्ट्रीब्यूटरों का एक अलग जुहू में एक बंगलो था जहाँ बुक किया गया था, वहां सबको बुलाया गया था, तो मैं भी गया था। हर आदमी सलमान खान के पास जाके फोटो निकाल रहा है। सलमान खान बहुत शार्प आदमी मैंने देखा, वो सब पे नजर है, सब पे नजर है, कौन आया क्या गया, सब पे से चल रहा। मैं एक साइड में खड़ा था और मेरे साथ एक जयप्रकाश डायरेक्टर था। वो हमको कहानी सुनाता था कि सलमान खान, अजय देवगन हमारे रूम में स्ट्रगल में आते थे जब मैं सावन कुमार के पास असिस्टेंट था। तो मैं जय को बोला कि जय काम कर यार, सलमान खान दुनिया को काम देता है, चल मेरे साथ लेके चलता हूँ, कम से कम वहाँ आमना सामना होगा। अगर तेरा इतना अच्छा दोस्ती है तो बट नेचुरल कुछ ना कुछ तेरा रास्ता निकल जाएगा। तो सलमान खान लिटरली जब देखा जय को मेरे साथ, तो दूर से सलमान खान बोला जय इधर जी। तो मुझे लगा यार कुछ भी है यार, सलमान मतलब दोस्तों को पहचानता है। ऐसा देखता रहा, तो बात किया, बोला वो कौन तेरे साथ में? बोले सर बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी फिल्म दबंग रिलीज किया है। बोला सर दबंग फिल्म में हम हैं, दबंग की तरह ये खड़ा है, दुनिया है कभी मेरे पास आई नहीं। बोले सिकंदर खान है, बड़ा डिफरेंट आदमी। पहले के प्रोड्यूसर जो होते थे जब फिल्म बनाते थे तो लोगों को पता चलता था, मुहूर्त होता था, लेविश मुहूर्त होता था, छोटे बड़े सब इकट्ठा होते थे, खाना पीना पार्टी वार्टी ऐसा होता था कि यार वाकई में कुछ जो जिससे नहीं मिल पाता था आदमी उस पार्टी में मिल लेता था। अभी की जो प्रोड्यूसर है, पिक्चर तो बना रहे 500 करोड़ का, 400 करोड़ का, ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ जिगर दिल नहीं है। कब बना है, कब शुरू किया, कब खत्म किया, कुछ पता नहीं चलता है। वो एक अनाउंस होता है, एक टेलर लॉन्च होता है, वो भी टेलर लॉन्च में भी उनके गिने चुने 10-12 लोग आएंगे, वो भी 10-12 लोग उनके होंगे। अब बाकी थिएटर में ऐसे दिखाएंगे, थिएटर में कोई होता नहीं, उनके 10-12 लोग होंगे, बस मीडिया उसको कवर किया, पिक्चर रिलीज कर दिया। लेकिन ये इंडस्ट्री से मैं खुश नहीं, मुझे अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छा यार क्यों कर रहे हो तुम? अरे 2-5 लाख रुपया खाएगा आदमी, आप बुलाओगे, मीडिया वाले आएंगे, स्ट्रगलर लोग आते हैं, खाते हैं, दोस्त यार आते हैं, उनकी अब फैमिली आती है। हम इतने बड़े काम कर रहे हैं तो इसमें भी बजट होना चाहिए। आज के प्रोड्यूसरों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पिक्चरों का बजट अभी बहुत आगे भाग गया। पहले करोड़ रुपया सोचना पड़ता था कि करोड़ रुपया आदमी लगा रहा है, आज 400, 500, 1000 करोड़ सोचिए आप। रिकवरी भी आज वैसे ही है। कॉर्पोरेट आने से क्या हो गया मैडम ना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मर गया। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता था, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में ये होता था संबंध। अब ये संबंध को हटा दिया और बीच में आ गया कॉर्पोरेट, इधर प्रोड्यूसर इधर डिस्ट्रीब्यूटर। आपको बोलेगा कि भैया ये रिलीज करूंगा पिक्चर, ये इसको बोलता, खर्चा जो 100 रुपया होता था कॉर्पोरेट आने में वो 100 का 500 हो गया, 1000 हो गया। तो 900 जो बढ़ा है ये बटन तो प्रोड्यूसर के ऊपर ही आएगा। अब कॉर्पोरेट तो आया भौकाल लेके कि मैं पिक्चर ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, लगाने का तो डिस्ट्रीब्यूटर ही लगाता है, कॉर्पोरेट नहीं लगाता। माफ करना, कॉर्पोरेट नहीं लगाता है,
डिस्ट्रीब्यूटर ही लगाता, जो पहले था डिस्ट्रीब्यूटर वो आज भी है और अब भी है। ये बीच में आने के बाद क्या हो गया, आर्टिस्टों का प्राइस बहुत बढ़ा। अब भाई 500 करोड़ वो ले रहा, 300 करोड़ ये ले रहा, 400 करोड़ 200 करोड़, अरे यार सब ये ले रहे हैं। आप सोचो तो प्रोड्यूसर के पास क्या है। अब एक प्रोड्यूसर अगर पिक्चर बनाता है मैडम, तो 100 आदमी का चूल्हा जलता है। अब वो 100 आदमी चूल्हा जो जलता है, वो 100 आदमी कम से कम टीडीएस भरता होगा, 100 आदमी प्रोड्यूसर एंटरटेनमेंट टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है। तो गवर्नमेंट के पास भी एक अच्छा खासा पैसे जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कभी प्रोड्यूसर के बारे में कभी सोचा भी नहीं कि यार ये पिक्चर बनाया, जिंदा है, मर गया, इतना टैक्स दिया, इतना टीडीएस भरा, सब कुछ किया, इसके लिए भी कुछ एक स्कीम लाना चाहिए गवर्नमेंट को। ये हमारा प्रोड्यूसर एसोसिएशन सब ऐसे ही सब बैठे हैं, बात करते हैं, लड़ना चाहिए गवर्नमेंट से। यार अरे हम आपको इतना पे करते हैं, इतना हम लोग आपको, जब टिकट बिकता है, बॉक्स ऑफिस फुल होता है, उसमें सारे पैसे आपके पास भी तो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास। कंपाउंड टैक्स है, सब जाते हैं सर। मैं बोलता हूँ भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको प्रोड्यूसर के लिए कुछ न कुछ स्कीम लाना चाहिए। जितना आपका एमपी एमएलए करता है उससे कुछ नहीं, उससे ज्यादा योगदान प्रोड्यूसर का। नीट एंड क्लीन काम करता है, अच्छा काम करता है, देश के प्रति काम करता है, कोई फालतू नहीं, कुछ नहीं। तो भारत सरकार को कुछ न कुछ एक स्कीम लाना चाहिए प्रोड्यूसर के प्रति। भोजपुरी फिल्म क्यों मर गई, क्यों मर रहा है, क्यों परेशान है प्रोड्यूसर, क्यों परेशान, बताइए आप। एक भी प्रोड्यूसर बता दीजिए जो सेफ हो टेबल पे, नहीं है। वो कौन स्टार है, वो ये स्टार, वो फलनवा ढकलवा निरोगा गुरहुआ बुरोगा, 50 एक्टर आए हुए हैं, बस गाना गा रहे हैं, वो एक्टर होंगे, बस उनको एबीसीडी कुछ पता ही नहीं। इसलिए आजकल अच्छी फिल्में नहीं बन रही मैडम। अच्छा डायरेक्टर नहीं लेते हैं, अच्छा राइटर नहीं लेते हैं, अच्छा एडिटर नहीं लेते हैं, अच्छा डांस मास्टर नहीं लेते हैं। ये 4-5 जो टीम है जो आपकी पिक्चर को मजबूत करता है। प्रोड्यूसर के पास, उसके पास बजट नहीं है, वो 20,000 का राइटर ढूंढेगा, 51,000 1 लाख का डायरेक्टर ढूंढेगा, और मेरे ख्याल से 10-15 हजार का एडिटर ढूंढेगा, तो पिक्चर क्या बनेगी आप बताओ। भोजपुरी सिनेमा को भी आज उत्तर प्रदेश सरकार से मैं बोलता हूँ, योगी जी से बोलता हूँ, योगी जी के हम बहुत लाइक करते हैं, उनका काम करने का तरीका जो भी हो, जो बोलते वो करते हैं। मल्टीप्लेक्स में सर 2 शो दिलवा दीजिए, जैसे गुजराती 2 फिल्में, मराठी 2 फिल्में, पंजाबी 2 फिल्म, 2 शो मिलता है सबको। तो भोजपुरी को क्यों नहीं। भोजपुरी फिल्मों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। कम से कम जो ऑडियंस अच्छी है, भोजपुरी पिक्चर देखना चाहता है, वो मल्टीप्लेक्स में जाकर देख सकता है। जो सिंगल सिनेमा है उसमें इतना स्मेल होता है, ना साउंड होता है, ना टॉयलेट बाथरूम अच्छा होता है, ना कुछ नहीं। मतलब जाओ तो सर पकड़ लेता कि हम कहाँ हैं, ना प्रोड्यूसर उसको मेंटेन करता है जी। तो उसकी स्थिति इतनी खराब है कि अच्छी फैमिली देखने जाता नहीं है। इसमें सरकार को भी सामने आना चाहिए और प्रोड्यूसरों के लिए कुछ ना कुछ उनको बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज प्रोड्यूसर से सुसाइड कर रहे हैं, करते जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी के प्रोड्यूसर एक भी कोई सेफ होगा। और सबसे बड़ा माफिया तो आपके सैटेलाइट माफिया है। हाँ मैडम, वो तो है। ये सैटेलाइट माफिया ऐसा है कि ये मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं फिल्म बनाया, गुंडा फिल्म हमने बनाया, ठीक है, हम बेचने गए, भाई 10 साल के लिए हम आपको राइट देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, हमारा तो सर पूरा मतलब हम लोग का ये है कि परपेचुअल राइट देते हैं। मतलब आपको एक बार पैसा दिया, पूरा राइट्स ले लिया, बाकी उसकी तमिल तेलुगु ये वो ओटीटी इधर उधर सब वो करेंगे, बस आप उसके बाद कुछ नहीं, आप साइड हो गए। तो ये सैटेलाइट माफिया को सबसे पहले सरकार को इनको भी एक गाइडलाइन लाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर पहले जिंदा क्यों था, 5 साल के लिए जाता था, 9 साल के लिए जाता था, 12 साल के लिए जाता था, फिर बाद में प्रोड्यूसर के पास वो राइट्स वापस आता था, फिर वो बेचता था, फिर उससे पैसे आते थे। अच्छा। यहाँ तो सर एक बार ले लिया, आप नहीं भी दोगे तो सिंडिकेट बना के रखे हुए हैं कि आप उन 4-5 लोगों में घूमोगे, सब नाना बोलेंगे, आप परेशान होगे, एक बार दे दोगे। तो बहुत ही देखा जाए तो इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, अगर सब अच्छा सोचे तो मेरी इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और बहुत कम समय में आप तरक्की कर सकते हैं, अच्छे इन्वेस्टर भी इसमें आ सकते हैं। कोई भी पैसा लगाते, फ्राइडे पिक्चर लगती है, 2 वीक का गेम है, तीसरा चौथा वीक पिक्चर दिखता नहीं है, 100, 200, 500 हजार करोड़ यही कमा सकते हो। अब ये है कि इसको सबको सोचना पड़ेगा, और बड़े स्टार जो हैं अपनी प्राइस जो इतना बढ़ाते जा रहे हो, अरे भाई मरोगे ना, मरोगे क्या, लेके जाओगे क्या, जिसके लिए छोड़ के जा रहे हो वो भी तुमको गालियां देगा कि इतनी कम छोड़ा है। प्रोड्यूसरों के लिए रहम करो भाई, जितने भी बड़े एक्टर हो,
एक प्राइस कम करो, लिमिटेड में पिक्चर कम पैसे में बनेगा, जब 2 पैसा बड़ा कमाएगा तो फिर पिक्चर बनाएगा वो। लेकिन मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा भी ऐसा लगता है कि मैं अपने बनारस के लिए कुछ करूँ, अपने गांव के लिए कुछ करूँ। जी। सबसे बड़ी बात थी कि प्रधानी इलेक्शन था और उसमें मेरा जो राइट बोलते हैं ना कि राइट हैंड Right रहती है, सिकंदर के लिए पहला गोली खाएगा, हाँ। वफादार आदमी है। हाँ। तब हमने अपने भाई को प्रधानी में खड़ा कर दिया। ओह। अब जो राइट्स मैन मेरा था, जो मेरे लिए जान देता था, मालूम पड़ा मेरे विरोध में जाके वो खड़ा हो गया। हमने सोचा अपने गांव को कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छे लेवल पे सड़क गलियां जो सब है उसको डेवलप अच्छा करे, कुछ हाईटेक करे गांव को। गांव वाले इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। अरे भाई हम हिंदू मुस्लिम करके कब तक जिएंगे यार? हम इंसान हैं, बस एक इंसान बन के रहें, एक दूसरे को हेल्प करें, मदद करें, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के काम करें। मेरा यही विजन है यार। मैं अपने भारत में ही रहना चाहता हूँ, यही जीना चाहता हूँ, यही मरना चाहता हूँ। सही बात। तो आपकी एक पिक्चर है एक सवेरा, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, एक नया सवेरा। Yes. एक नया सवेरा ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चिल्डहुड की कहानी है, बचपन की कहानी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और मैं उसमें प्रधानमंत्री जी के फादर का रोल किया हूँ जी। और जब मैं ये रोल कर रहा था तो मुझे वाकई में मैं बहुत ही अलग जोन में रहता था। बोलते थे मेरे फादर का चाय की दुकान था, मैं गरीब फैमिली का हूँ, मेरी माँ पड़ोस में बर्तन धोती थी। तो सारी चीज़ें जब फिल्मों में होता था, बस मैं काउंट करता था कि आज प्रधानमंत्री मतलब इतने छोटे से ये आदमी यहाँ तक कैसे सफर किए होंगे। तो मुझे ये पिक्चर करने में अंदर से इतनी मतलब एक अलग ही खुशी भी है और एक मैसेज भी है इस पिक्चर में कि हर गरीब बच्चा या आम कोई भी हो, अगर वो चाह ले तो एक न एक दिन वो कुछ ना कुछ बन के रहेगा। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी के से सीख सकता है आदमी। जब वो पिक्चर देखेगा तो उसको सीख मिलेगा कि हाँ यार वाकई में इनका एक विजन था। जब वो आरएसएस ज्वाइन किए थे तो उनका क्या विचार था, देश के प्रति उनका क्या लगाव था, अपने दोस्तों से उनका कैसा माहौल, उनका एक मुस्लिम दोस्त भी था, वो भी हमने फिल्मों में दिखाया है जी। और प्रधानमंत्री जी भी ट्रेलर देखे हैं और देखे होंगे क्योंकि उनको सारी चीजें कुरियर से भेज दिया गया था और मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पिक्चर रिलीज होगा। फिल्म कंप्लीट है, बाकी दुआ कीजिए। जी जरूर, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं हमारे मोदी जी के बारे में, उनका बचपन कैसा था। बहुत कमाल हो, देखेंगे तो आप सारी बचपन की बातें तो कहते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की। मैं जब वो छोटा था तो शादी होती थी तो मैं इमली दिखाता था, वो सामने वाला जो बजाता था तो उसके मुंह में पानी आता था तो दौड़ा ले, वो सारी चीजें डाला गया है जी। मतलब उनकी एक एक चीजें हम लोगों ने देखा कि नहीं वाकई में बच्चे के अंदर शरारत क्या होता है। बच्चा तो बच्चा होता है, मैं भी बचपन में बहुत ही शरारती था। मतलब इतना शरारती था कि मुझे लोग पप्पू बोलते थे बचपन में। अच्छा हाँ। और आज भी गांव वाले पप्पू को सिकंदर बोलने में बहुत समझते कि यार ये आदमी गांव कितना सरफिरा आदमी, ऐसा ये लड़का जाके बॉम्बे शहर में अपना नाम। मैंने अपने गांव का, अपने शहर का, अपने दोस्तों का नाम रोशन ही किया है, कहीं गिरने नहीं दिया है जी। हमने सुना था कि आपकी शादी कुछ एक हफ्ते के अंदर ही हो गई थी, क्योंकि वो मतलब कैसे एक हफ्ते के अंदर प्रपोज किया, शादी हो गई, ये सब कैसे हुआ? ये मैडम एक पिक्चर में कर रहा था चिंगारी जी। फिल्म का नाम है चिंगारी, भोजपुरी की फिल्म थी। मैं उसमें सेंट्रल रोल कर रहा था और ये जो दीपमाला जी थी ये हमारे साथ में थी। मैं उसमें सीएम का रोल कर रहा था। डायरेक्टर थे केडी, रानी चटर्जी भी थी उसमें। तो मैं खाना कभी भी रात का खाना मैं अपना खाता हूँ, मैं प्रोड्यूसर का नहीं खाता। अच्छा जी। क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं होटल में अपने हिसाब से खाना बनाता था। तो प्रोड्यूसर भी आ जाता था, डायरेक्टर भी आ जाता था खाने के लिए। तो लड़की सोचती थी यार ये कौन आदमी है जिसके रूम में ये लोग चले जाते हैं शाम को। एक दिन ये आई, देखी तो अच्छा लोग खाना खा रहे हैं, तो उसको लगा कि यार कोई है, तो पता नहीं क्या उसके मन में आया। तो उन्होंने बोला मुझे आपके साथ जीवन बिताना, मैं लाइन को छोड़ना चाहती हूँ और मुझे शादी नहीं करना था। मैं मेरे ख्याल से हम 7-8 दिन एक दूसरे के साथ इतने ही बस रहे होंगे जब तक शूटिंग थी। तो मेरी वाइफ राजपूत, मैं मुस्लिम। अब शादी की बात आती है तो मैंने बोला कि अब ये भी एक ऐसा है कि इसको कैसे मैच करेंगे जी। तो वाइफ ने सब कुछ छोड़ के मतलब उन्होंने बोला नहीं मुझे आपके साथ ही जीवन बिताना, मुझे इस लाइन में, क्योंकि उन्होंने काफी बड़ी बड़ी फिल्में किया है, सॉन्ग वगैरह, और अच्छा उनका कैरियर था। और
अच्छी थी भी, आर्टिस्ट भी अच्छी थी, पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या है। तो फिर हो सकता है जोड़ी लोग बोलते हैं ऊपर से बनती है, तो शायद हमारा उनकी जोड़ी लिखी हो। आज 3 बेटियां हैं, अलीसा, जैना, जोया, और हम हैप्पी हैं, खुश है जीवन में। सर हमने सुना है कि राजपाल यादव, अनारा गुप्ता, इनके साथ कुछ टेंशन चल रहा है आपका? अनारा गुप्ता से कोई टेंशन नहीं था। अनारा गुप्ता हम 4-5 पिक्चर साथ में किए थे, वो भी मिस जम्मू रही हैं, और एज ए हीरोइन भोजपुरी में उन्होंने काम किया था, मैं भी जी। काम कर रहा था जी। साथ में। और अक्सर हर फिल्म में हम भाई बनते थे, वो हमारी बहन बनती थी, रिश्ते से फैमिली की तरह था। जी। कुछ उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, तो उस वक्त हमने उनको मदद जी। किया था, तो वो पैसा उन्होंने वापस नहीं किया हमारा, हम्म। जिसकी वजह से वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम्म। और मुझे लगता है कि जून जुलाई में वो फैसला हो जाएगा। तो राजपाल यादव मेरा बहुत पुराना दोस्त है, भाई है। मेरे ख्याल से 2009-10 से हमारा उनके साथ लेन देन का कुछ रहा, फाइनेंस का। पिक्चर बनाए थे आता पता लापता, उस पिक्चर ने उनको लापता कर दिया राजपाल यादव को, क्योंकि 27 करोड़ की शायद फिल्म थी, पिक्चर चली नहीं, नुकसान रहा था। मेरा भी उसमें कुछ, उनको हमने फाइनेंस दिया था, लिया था, करवाया भी था। अब वो पिक्चरें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, करोड़ों ले रहे हैं। अब वो पैसा मुझे नहीं वापस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टेंशन है, जो आप लोग सोच रहे हैं चल रहा है। तो उनको भी लीगल नोटिस गया है, देखो क्या जवाब देते हैं वो। अदरवाइज मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जीवन बहुत ही मेहनत और रात दिन एक करके हमने सब किया है, बनाया है जी। मेरा कोई गॉड फादर नहीं रहा है। मैं जो भी किया, जो भी बनाया, अपने मेहनत अपने बल पे किया है। आज मुझे 35-36 साल फिल्म इंडस्ट्री में हो गए हैं, और 4-5 पिक्चर रिलीज पे हैं, अच्छे रोल हैं। सुल्तान मिर्जा आ रहा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उसमें मैं मैन विलन हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक आ रही है चाइल्डहुड की, जिसमें मैं उनका फादर बना हूँ। मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के फादर का रोल कर रहा हूँ। 3-4 फिल्में और शुरू हो रही है, जो बहुत अच्छे बजट की हैं। हमारे दोस्त है जितेंद्र पुरी जी हैं, उनकी भी एक शुरू हो रही है, उनकी भी फिल्म करूँगा। और मुझे लगता है कि आगे मेरी लाइफ अच्छी है। बस ये 2-3 लोग हैं जिससे मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। दुआ करो कि ये डिस्टर्ब ना करे मुझे। जी जी बिल्कुल। और लोग बोलते हैं कि मैं दबंग नहीं हूँ। अच्छों के लिए अच्छा हूँ, जो मेरे साथ बुरा करता है फिर मैं उसको ऊपर वाला छोड़ देता हूँ। दुआ करेंगे कि आपके सारे टेंशन भी हट जाए, और जो दौर गया है वो डिस्ट्रीब्यूटर का वापस नए तरीके से सब स्टार्ट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैडम, अगर देखा जाए सही माने में, तो आज के तारीख में मल्टीप्लेक्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, कमाई बहुत ज्यादा हो गया है, और जो बजट है फिल्मों का ना, वो थोड़ा कम होना चाहिए। वो इतनी बजट है कि अभी लेने की हिम्मत नहीं होती। एक पिक्चर अगर अग्निपथ जी, अग्निपथ अनिल ठडानी कर रहे थे ऑल इंडिया, उनसे हमने बिहार लिया था, बिहार आसाम। उसने 1.5 करोड़ का मैंने लॉस खाया था, जो कि करण जौहर ने सबको बुला के पैसा दिया, लॉस हुआ जी। अनिल ठडानी बोले कि सिकंदर भाई आपको भी दिया जाएगा, आज तक 1 रुपया लोगों ने नहीं दिया। जहां से हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ। टी सीरीज वालों को पैसे दिए थे हम लोगों ने। अक्षय कुमार की कोई फिल्म एक थी, नाम भूल रहा हूँ, उस पिक्चर में लास्ट में पिक्चर हमारे हाथ में नहीं, वो भी 30 लाख रुपया टी सीरीज वाले खा गए। मतलब समझ में नहीं आता इंडस्ट्री को कि कैसे इंडस्ट्री को हम, जो कि हम इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिए हैं, इंडस्ट्री हमको कुछ नहीं दिया। ये पछतावा रहता है। आज काम ज्यादा है, आज के युवाओं के लिए बहुत कुछ ऑप्शन है, कर सकते हो। हम जब आए थे तो कुछ नहीं, सिनेमा था जी, सीरियल वीरियल तो बाद में आया, सिनेमा था जी। आज तो बहुत कुछ, अगर एक नया आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है जी जी। सर आपने KRK के साथ भी काम किया है, उनके साथ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मजेदार किस्सा कोई? कमाल खान एक फिल्म प्रोड्यूस किए थे, तू हमार हो, भोजपुरी फिल्म थे, जिसमें रवि किशन, मनोज तिवारी, नगमा, कमाल आर खान, मैं उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था। तो मैं चेंज कर रहा था रवि किशन, कमाल खान को, ये सब को पकड़ना है मुझे। एक आइटम सॉन्ग चल रहा था, और उस आइटम सॉन्ग में मेरी एंट्री होती है, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं फायर करता हूँ, और ये सबको दौड़ाता हूँ अरेस्ट करने के लिए कि रवि किशन, कमाल खान को पकड़ना मुझे। मेरा आया, फायर किया, दौड़ाया, टेक हुआ, डायरेक्टर वाला बहुत अच्छा जयप्रकाश डायरेक्टर थे। कमाल खान को लगा कि यार सिकंदर खान, तुम यार कमाल खान को दौड़ा रहे हो यार नकली बंदूक से। हम कि भाई शूटिंग में तो नकली आता है। बोले नहीं यार, मेरा गन लो, असली लो, मुझे दौड़ाओ।
अब कि दे दो। मैंने लिया। डायरेक्टर बोला सिकंदर भाई, अरे बोला कमाल खान बोल रहा है प्रोड्यूसर है भाई, उसको लगता है कि असली से दौड़ाने से उसको वैल्यू कुछ लगेगा तो थोड़ा देते हैं। दोबारा एक्शन होगा, मैं आया, फायर किया, दौड़ाया, ये भागे, सब लोग भागे। गन मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, उसको बोला रख ले, अपनी गन को रख ले, इसको देना नहीं। अब मैं, रवि किशन, कमाल और नगमा सब बैठे, वैसे बात बात थोड़ा चाय पी रहे हैं, तो कमाल खान को याद है, सर मेरा बंदूक कहाँ है? बोला बंदूक, बंदूक तो दिया आपको। कब दी? अरे सर अभी दिया, क्या बात कर रहे हो? मेरे लड़के लोग जो थे, 2-3 बदमाश थे, बोले सर दिए ना। क्या बात कर रहे हो यार, मैं पागल हो जाऊंगा सिकंदर भाई, ऐसा मत करो प्लीज। रोने लगा कमाल खान। बोला सिकंदर भाई मेरा घर लाइसेंस ही है। तो बोला लाइसेंस ही है तो आप क्यों दिए थे? अरे मैं डुप्लीकेट फायर करके आऊं या असली लेके आऊं, थोड़ी दिखता है यार, तो लॉन्ग शॉट में दिख रहा है कि मैं आया, फायर किया, तुमको दौड़ाया। अरे बाप रे, रोने लगा। फिर कैसा भी करके वो बंदूक हमने वापस किया। या प्रकाश बोला मत करे यार, टेंशन में आ जाएगा। रवि किशन परेशान किया, असली रवि किशन होता सिकंदर बदमाश आदमी, कुछ तो करते, कुछ नहीं यार, ये दोबारा कभी किसी को देना है, इसको समझाना है। अच्छा, तो इस तरीके से आपने उनको समझाया कि रियल गन अंदर ही रखो। और मुझे लगता है मैडम वो पिक्चर बहुत अच्छी बनी थी और पिक्चर चली भी थी। डर का रीमेक किया गया था, डर फिल्म के रीमेक किया था, अच्छी फिल्म थी। कमाल खान प्रोड्यूसर थे। यही कमाल खान पहले हमको दुबई में मिला था। अच्छा जी। गाड़ी चलाते हुए आया, रवि किशन बोला मेरा दोस्त सारा सिकंदर चल एयरपोर्ट लेके हम लोग कैसे गए। तो मैं सोचा कोई ड्राइवर वगैरह होगा शेख का, मुझे नाम नहीं पता था, मैं मिला नहीं था, पहली बार जब वहां पे। नेक्स्ट जब बॉम्बे देखा कि कमाल खान है प्रोड्यूस कर रहा था, मैं बोला यार ये आदमी तो दुबई मिला था मेरे को। तो उस वक्त हम लोग दुबई में गए थे पूरा पश्चिम करने के लिए। मैं था, रवि किशन, सुमन रंगा था। हाँ, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। क्या करें मैडम, फिल्में तो अच्छे अच्छे किए। अभी मैं कभी ज्यादा अपने आप को लॉन्ग लाइफ में आया नहीं, मैं अपने बारे में किसी को बताया नहीं। आज पहले आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। और बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और आने वाली फिल्म में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे रोल कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? देखिए जब मैं कोहराम कर रहा था ना, तो मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन था। जब अमित जी हमारा, जब वो कमालिस्तान में एक सेट लगा था जी। कश्मीर पे, कुछ मेहुल कुमार जी जब वहाँ टेररिस्ट का अटैक हुआ था, अमित जी नहीं करा, जब हम फायर वायर चल रहा है, मैं अंदर से फायर करके, अमित जी उधर से, ये अमित जी गिर भी गए थे एक बार तो, लेकिन अमित जी के अंदर इतना स्टेमिना, फटक करके उड़ के फिर वो सब सारी चीजें, हम कहे यार कमाल का इनके अंदर स्टेमिना। मैं 3 दिन हेलो नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला, मैं जानता नहीं था, लेकिन दिल में था कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी। चौथे दिन अमित जी मेरे बोलते, हेलो आई एम अमिताभ बच्चन सर, 3 दिन से अपन काम कर रहे हैं, कभी आप कुछ हेलो नहीं बोल रहे। बोला सर मैं क्या है, मैं बड़ा परेशान था। मैं बोला आपको मैं हेलो बोलूंगा शायद आप बुरा मान जाओगे। अरे ऐसा क्या साहब, हम काम कर रहे तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग तो होना चाहिए। बोला सर गलती हो गई, नेक्स्ट डे से अपन। अभिषेक बच्चन को सर पेजर हुआ करता था, छोटा सा। हाँ। अभिषेक बच्चन कुछ ऐसा आता था तो अमित जी को सर ऐसा करके, तो मान लो बाप बेटे के रिश्ते यार, ये सर क्यों बोला, पापा भी बोल सकता था। तो इंडस्ट्री है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन मजा देखिए हमारे साथ बहुत, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया। मिठुन चक्रवर्ती कैदी में, आउटडोर में रजा मुराद साहब से बोले कि मैं सिकंदर को डरवा दूंगा, सेम उनके साथ 2 दिन हमारी हाय हेलो नहीं हुई। बोले रजा ये सिकंदर खान जो है ना साला बहुत तगड़ू है। तो रजा बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा, मेरा दोस्त भाई है। 2 दिन से मेरे को कुछ सलाम नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। मैं तो रजा भाई बोले कैसे उसको बोलता हूँ, बोले इसको रात को देख कितना बड़ा सियाड़ा, मैं इसको डरवाता हूँ। इनका मिठुन दादा का कोयम्बटूर में कॉटेज टाइप कुछ था एरिया, जहाँ पे हम लोग ठहरे थे, इन्हीं का था। मैं रात को सोया था, 2:30-3 बजे पेशाब करने में बाथरूम में गया, तो पता नहीं एक बैग पीछे से ऐसा हाथ ऐसा भाग करके, और मैं वैसे डरते हुए बाहर आया। डर तो गया था, लेकिन मैं बोलता था मैं सबको जानता, मैं मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, वो भग रहा हूँ डर के। रजा भाई और मिठुन चक्रवर्ती की हंसी आ रही है दूर से, बोले देख डरवा दिया उसको ना, बोला मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर ये सारी बातें मतलब ये चीजें सब रहा, लेकिन रजा भाई मेरे बहुत करीब है, अच्छा लगा उनके साथ काम करके। रवि किशन मेरा दोस्त है, भाई है, बहुत अच्छा लगा। सभी दोस्त हैं, दुश्मन यहाँ कोई नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू मैडम।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारे जीवन के बारे में सुने, समझें और सिकंदर खान क्या है उसको समझने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी एपिसोड पसंद आ गया तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी तीनों चैनल पे, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा। मिलते हैं बहुत जल्दी नए एपिसोड में नए सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नए सवाल जवाब खट्टे मीठे, जिसमें मजा आएगा। तब तक देखते रहिए हालता चालता शॉर्टकास्ट। जय महावीर।